बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए उन्हें बरतानिया जाना पड़ा तो वो खुद बरतानिया जाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए खुद बरतानिया जाने को तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ को वापस लाना इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा और अहम मसला है? क्या नवाज शरीफ को वापस लाने से मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, या आटा चीनी और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या रोजगार के नए मौके पैदा हो जाएंगे? क्या 50 लाख घरों की तामीर का ख्वाब पूरा हो जाएगा? तो खास अब अगर ये समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल इस वक्त नवाज शरीफ है और उन्हें वापस लाकर जेल में डालना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इससे पहले खान साहब एक बार अल्ताफ हुसैन को भी लेने लंदन गए थे। आज उनकी जमात खान साहब की तहादी है। तो खान साहब के मुखालिफिन तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं खुद खान साहब लंदन जाने के चक्कर में तो नहीं, फिर उन्हें कौन वापस लाएगा? और कहने वाले ये भी कहते हैं कि मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा। जबकि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी वो भी सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर के ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन तशरीफ लाए ताकि उनसे पूछा जा सके कि आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा क्यों बनाया। अब हालात ये है कि मुल्क में आटे और चीनी का बहरान है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, गैस के बहरान की नवीद खुद वज़ीर आज़म सुना चुके हैं, और इस साल के आखिर में कर्जदारों ने कर्जों की वापसी के तकाजे शुरू कर देने हैं। मईशत संभल नहीं रही, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर को अगर फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि किस तरह नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। सवाल यह कि क्या नवाज शरीफ की वापसी इसलिए जरूरी हो गई है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नौकरी खतरे में पड़ गई है, और जब से नवाज शरीफ ने चंद पर्दा नशीनों के नाम लिए हैं हर तरफ हलचल मची हुई है। तो क्योंकि डेट्स दे रहे हैं वज़राज में 15 जनवरी की डेट दे रहे हैं कि जनाब 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ को हम ले आएंगे। इसका इस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है। हम कह रहे हैं कि डिपोर्ट करो, डिपोर्ट अभी हो सकता है, क्योंकि ये झूठ बोल के यहां से गया था कि इसको बीमारी है, वहां जाके इलाज उलूज करवाया नहीं, और वहां इंतजार करता रहा कि एनआरओ मिलेगा, जब नहीं मिला तो अब ये शुरू कर दिया डिपोर्ट के लिए। जी उनके ऑफिशियल से हमारी बातचीत चल रही है, रेगुलर बातचीत चल रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। तो आप प्रीमियर लेवल पे आप भी इस पे आएंगे अगर मसला हल ना हो? अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा इसको वापस। तो एक तरफ खान साहब नवाज शरीफ को खुद बरतानिया जाकर वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो उनके वजीर नवाज शरीफ की वापसी की बाकायदा तारीख दे रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक मियां साहब हर सूरत में 15 जनवरी तक पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान की जेलें हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। मुझे तो जो मुतज़ाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं, उससे जाहिर यही होता है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है। आपने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई, उस वक्त चादर और चारदीवारी का एहसास नहीं था। झूठ होता है। जो फुटेजेस आपने देखे हैं ये इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल ग्राउंड पे। फुटेज में तो सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ये एक ड्रामा था, कि ये आपस में एक दूसरे के लिए सिंसियर हैं, ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे पे जो खेल आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो ये उसका शाखिसाना है, तो हमारा इसमें कोई लेना देना। अब सवाल यह है कि जब हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी की मुकम्मल एक्यूरेट तारीख का इल्म है, यानी 15 जनवरी, तो सवाल ये कि फिर खास बरतानिया किसको लेने जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं? और खास अब तो इस हद तक सीरियस है कि बरतानवी वज़ीर आज़म से उस मामले पर बात करने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो बोरिस जॉनसन से या मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि नवाज शरीफ को वापस भेजा जाए। अब ये डेडलाइन हुकूमत को किसने दी है, या हुकूमत ने किसी को दी है, या हुकूमत को खुश कर रहा है, या हुकूमत किसी को खुश कर रही है, या फिर हुकूमत को किसी ने डेडलाइन दी है कि 15 जनवरी तक ये बंदा चाहिए। तो अजीब इत्तेफाक ये है कि पीडीएम यानी अपोजिशन की तहरीक का प्राइम टाइम आखिरी मरहला भी जनवरी में शुरू होना है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब ये तहरीक अपने बिल्कुल अरूज पर होगी तो नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। तो
तो शिबली फराज ने 15 जनवरी की तारीख दे दी, लेकिन साल नहीं बताया कि अगले साल की बात कर रहे हैं, यानी 2021 की बात कर रहे हैं या 2025 की बात कर रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज ने यह पेशन गोई कर दी है कि जनवरी तक यह हुकूमत नहीं रहेगी। उन्होंने भी इसके साथ कोई सन नहीं लगाया, यानी उन्होंने नहीं बताया कि अगले साल जनवरी तक हुकूमत नहीं रहेगी या फिर अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो जनवरी आनी है उस वक्त तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। तो क्यास ये किया जा सकता है कि दोनों जो बातें कर रहे हैं जनवरी की, उससे मुराद अगला साल 2021 है। मरियम नवाज ने कराची वाले वाक़े पर भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया है और आखिर में हुकूमत की रुखसती के हवाले से भी उन्होंने बता दिया है। तो मरियम नवाज ने क्या कहा कराची वाला वाक़या और उसके बाद हुकूमत के इस मौक़िफ़ के ऊपर या इस ऐलान के ऊपर कि 15 जनवरी तक मियां साहब पाकिस्तान में वापस लाए जाएंगे। एक चीज वीडियो पे है, सीसीटीवी फुटेज पे है, एक चीज का हुकूमत सिंध को भी पता है कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे तो ये नहीं होगा। जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। आपने एक औरत के कमरे के अंदर एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फोन किया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं, इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतजार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का। जिन्होंने किया है शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से। जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बनी। तो ये जनवरी की तारीखें ली और दी जा रही हैं, जबकि हाँ साहब ने तो कहा कि वो खुद लेने जाएंगे। अब ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि इनमें से कौन सच बोल रहा है या वाकई को डेडलाइन तय हो गई। अब मियाँ साहब को चाहिए कि अपना सामान पैक करके रखे, क्योंकि हाँ साहब उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। एक मौजूदा वज़ीर आज़म 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले को खुद चलकर बरतानिया से ला रहा है, तो इससे ज्यादा मियाँ साहब के लिए इज्जत अफजाई और क्या हो सकती है। और नवाज शरीफ से भी गुजारिश की जा सकती है कि खास साहब उन्हें लेने आए तो वह इनकार ना करें, उन्हें एक प्राइम मिनिस्टर लेने आ रहा है, तो अल्लाह करे इस मामले में वज़ीर आज़म संजीदा हो और लोगों को यह ना कहना पड़े कि एक बार फिर खान साहब ने यू टर्न ले लिया है। तो खान साहब को भी चाहिए कि कोई तारीख दे दे कि वो किस तारीख को नवाज शरीफ को लेने जाएंगे। अब पता नहीं खान साहब नवाज शरीफ को लाते हैं नहीं, मगर 25 अक्टूबर को यानी संडे को जो कोयटा में जलसा हो रहा है उसके हवाले से चैम गोया की जा रही है और बलोचिस्तान हुकूमत इसे मुलतवी कराने पर पूरा जोर लगा रही है। पीडीएम इतवार के रोज कोयटा में जलसा कर रही है और कराची के जलसे में गैर हाजिरी के बाद नवाज शरीफ कोयटा के जलसे से खिताब करने वाले हैं, जिस पर हुकूमत ने जलसे में दहशतगर्दी के खतरात का अलर्ट जारी करके जलसा मनसूख करने की अपील की है। मोतबाना दर्दमंदाने गुजारिश करता हूं पीडीएम के क़यादत से, अगर वो वाकई जिम्मेदार हैं, उसमें जिम्मेदार अहदेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, तो अपनी जिम्मेदारी का फर्ज अदा करते हुए वो ये जो जलसा है परसों जो मुनक्किद किया जाना है, उन्होंने इस नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पे उसे सस्पेंड करें और बाद अज़ां जब ये खतरा टल जाएगा या इसमें जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं, जो उसके मास्टर माइंड है, जब वो अरेस्ट होंगे और पास में भी अरेस्ट होते रहे, थ्रेट अलर्ट के बाद भी अरेस्ट होते रहे और फिर नेक्टा ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उसके बाद ये वजाहत किया है कि अब थ्रेट की सूरत हाल नहीं रही, जो उसके कॉम्प्लेक्सिटीज थे या जिस कैंप्लेसिस थे, जो प्लानर्स थे, वो अरेस्ट हो गए। तो ऐसी जब नेक्टा की तरफ से क्लियरेंस आती है उसके बाद भले वो जलसा मुनक्किद करें, बेहतर है, उनको मजीद टाइम मिलेगा, मजीद प्रिपरेशन कर सकेंगे, मजीद तैयारियां कर सकेंगे। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमें न इतराज था, न इतराज है, न रखना डाला है हमने, न रखना डालेंगे, न कंटेनर लगाया है, न शुरका को कंटेन करेंगे, बल्कि क़यादत को हम बुलेट प्रूफ आज भी फराम कर रहे हैं, तमाम फैसिलिटी फराम कर रहे हैं। जो वर्कर्स आ रहे हैं उनको हम सैनिटाइजर, मास्क भी फराम करेंगे ताकि कोरोना से वो महफूज रह सकें, उनकी सेहत का भी हम ख्याल रख रहे हैं। तो हमारा जो इंटेंशन है, तो
एक तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा कंट्रोल में है, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और हमने बड़ा काबू पा लिया दहशतगर्दी पर। दूसरी तरफ ये अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। अब ये अलर्ट हमेशा अपोजिशन के जलसों में ही क्यों जारी होता है? जो और सरकारी तकरीबात या हो रही है वो भी हमें नजर आ रही है, उनके लिए तो कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। तो खैर, बलूचिस्तान एक सेंसिटिव जगह है और इस हवाले से हमेशा खतरात मौजूद रहते हैं, लेकिन पीडीएम जलसा मनसूख करती है नहीं करती, इसके हवाले से बहुत सी चहम गोइयां पहले से जारी है। और उनमें एक बड़ी अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो अपनी कंपेन की वजह से कोयटा जलसा में शिरकत नहीं कर रहे, तो उन्होंने पहले से कोयटा जलसा में शिरकत ना करने का ऐलान किया है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो 15-20 दिन की कंपेन है। बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान के जलसे में वीडियो लिंक से खिताब करेंगे और कराची वाले वाकये के बाद जिससे पुलिस ने बगावत की और आईजी पुलिस का अगवा हुआ, जिसकी इंक्वायरी फौज भी कर रही है, जिसकी इंक्वायरी सिंध हुकूमत भी कर रही है और जिसपे हुकूमत भी बहुत ले दे कर रही है, इस जलसे की अहमियत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये इस जलसे के लिए बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, एक बैकलॉग मौजूद है जिसमें अहमियत सबसे ज्यादा जो है कराची की होगी। तो गुजरांवाला और कराची के जलसों कामयाबी के बाद कोयटा जलसे में पीडीएम वाले कराची वाले वाकये पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आम खबर यह है कि इस वाकये ने ताकतवर हलकों और पीपल पार्टी के दरमियान वो जो राब्ते थे वो बिल्कुल कम कर दिए हैं और राब्तों में अहम किरदार अदा किया, यानी अब राब्ते उनके बहाल हो गए हैं। और पीपल पार्टी को बहुत से लोग ये कहते हैं, क्योंकि पीपल पार्टी को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरह उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है, उससे लगता ये है, बहुत से लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं, खासकर पीडीएम के कुछ पार्टियां, कि पीपल पार्टी को पीडीएम से अलग करने की कोशिशों पर अमल शुरू हो गया। पहले कराची में कैप्टन सफदर को खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, उस वाक़े के पीछे भी इसी किस्म के मुहर्रकात थे कि किस तरह पीडीएम को ब्रेक किया जाए और कैप्टन सफदर गिरफ्तारी सिंध हुकूमत पर डाली जाए। लेकिन वो साजिश जो थी वो बेनकाब हो गई, पुलिस ने बेनकाब कर दी जब उनके आईजी ने कह दिया कि जी मुझसे जबरदस्ती एफआईआर दर्ज कराई गई और सारी पुलिस जो है वो छुट्टियों पे चली गई। और उसके बाद एक नया सिनेरियो बिल्ड हुआ जिसमें सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत सारी एक लाइनअप हो गई। तो तासुर यह दिया जा रहा है, अब गिलगित बल्तिस्तान में वो गए हैं बिलावल भुट्टो, तो उन्हें बहुत सी ऐसे यानी जगह पे प्रोटोकॉल दिया गया है और बहुत से ऐसे सीनियर ऑफिशियल से या ताकतवर हलकों के लोग उनके दाएं बाएं या उनसे मिले हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि पीपल पार्टी और ताकतवर हलकों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। तो एक अच्छी बात यह है कि पीपल पार्टी और फौज के दरमियान काफी बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये पीडीएम के लिए अच्छा होगा और क्या पीडीएम इसको सस्टेन कर पाएगी और क्या पीपल पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी? ये सब बातें चूंकि गवर्नमेंट के लोग खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अब ये चादर चार दीवारी वाला मामला है, इसमें सबसे ज्यादा जो बात की जा रही है वो हुकूमत की जानिब से बेनजीर के हवाले से की जा रही है कि बेनजीर भुट्टो मरहुमा के साथ जो किसी जमाने में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो जो सलूक उनके साथ होता रहा चादर और चार दीवारी के हवाले से, उसका बड़ा जिक्र हो रहा है। तो अचानक हुकूमत के दिल में पीपल पार्टी के लिए खासी मोहब्बत जाग उठी है और बाकी हलकों में भी मोहब्बत के तासुरात या पाए जाते हैं। तो 2 साल तक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इसी शायद मुगालते में रही कि बात बन जाएगी और अब ये मामला जो है पीपल पार्टी की तरफ चल निकलना, देखना है कि पीपल पार्टी कितनी देर इसमें इस ट्रांस में रहती है या फिर वाकई पीपल पार्टी को इतना ज्यादा जो है वो कहते हैं ना केक में से कोई हिस्सा मिलने वाला है। तो ये सारी बातें इस हवाले से चूंकि ये अफवाहें और क्या सरैया जितनी जो कोई कर रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर इसलिए कर दी है कि पीडीएम यानी मुतहदा जो मुहाज है अपोजिशन का, उसके हवाले से बहुत सारी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और इन अफवाहों का मकसद पीडीएम के इत्तेहाद में को ब्रेक करना है, क्योंकि इस वक्त पीडीएम ने कराची और लाहौर में यानी गुजरांवाला में जो जलसे किए, उसके बाद ये कोयटा का जलसा, तो अपोजिशन बहुत तेजी से अपने वजूद को मनवा रही है। तो अपोजिशन का ये बढ़ता हुआ जो वॉल्यूम है, इसके हवाले से अब कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरह ब्रेक किया जाए। और गुफ्तगू कर रहे हैं इरशाद भट्टी कराची वाले वाकये के हवाले से, एक और नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। साफ़ी हैं
कॉलमिस्ट हैं और तज्जिया निगार हैं इरशाद भट्टी। जो बात कप्तान साहब की, हमारी एक छोड़ दे, तहकीकात होनी चाहिए, फेयर तहकीकात होनी चाहिए, सारों को सजाएं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है मोहम्मद अली जना? मेरे दादा ने मुझे बताया था ये है वो काबिल एहतराम शख्स। लकब क्या है? कायदे आजम, सबसे बड़ा लीडर। लकब क्या है? बाबाए कौम। ए कायदे आजम, तेरा एहसान, तेरा एहसान, हम जिंदा कौम हैं। कभी गैरत इस मुल्क की नहीं जागी कि ये उधर जाके क्या पागलपन कर रहे थे? गैरत कब जागी कि रात को उठाकर जबरदस्ती FIR करवा ली गई, ये गैरत जागी है। इतनी अहमियत ही दे दो जितना मरियम साहबा के कमरे का दरवाजा उन्होंने तोड़ा था, नहीं तोड़ना चाहिए था, इतनी तो कायदे आजम को भी अहमियत दे लो। क्या आपको समझ नहीं आती कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? खुदा का खौफ करो, क्या लूट मार ग्रुप हो, क्या तुम्हारी अखलाकी हैसियत है, क्या तुम्हारे चाल चलन है, और क्या किधर पहुंचे हुए हो? कोई शर्म नहीं आती। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज मजबूरन कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं, सलाम है उन सारों को जिन्होंने IG को उठाकर कहा था कि FIR दर्ज करो। अगर ये हुआ है तो ठीक होना चाहिए था। आज IG भी जाग गए, पुलिस भी जाग गई, सिंधु देश भी जाग गया, 18वीं तरमीम भी जाग गई और सारा कुछ जाग गया। जब ये जरदारी साहब की मिलों पर गन्ने पहुंचा रहे थे उस वक्त नहीं इनको याद आई पुलिस हुई थी? AD खाजा को जबरी रुखसती पर भेज दिया, उस वक्त नहीं याद आई? यान अली और जब वो उजैर बलोच जब बंदे मारता रहा, भत्ते लेता रहा, बंथलियां देता रहा, उस वक्त ये पुलिस सोई हुई थी। कलीम इमाम के साथ क्या हुआ? गुटके का कारोबार क्या है, ईरानी तेल का कारोबार क्या है, पेट्रोल पंप क्या है, सारी पुलिस सोई हुई थी। कायदे आजम के मिजार पर पुलिस जाग गई। लगता यूं है कि ये बात स्टेब्लिश हो गई है कि कराची में IG सिंध का अगवा किसने किया था, इसलिए तो उन्हें दाद दी जा रही है, उनको सलूट किए जा रहे हैं। पंजाबी की एक मिसाल है, चोर नालू पंड काली, तू कौन तो मैं खौम खा, या कोई साड़ी भी सुन लो। सवाल मज़ार कायद की बेहुरमती का नहीं है। मज़ार पर नारे लगाने से मज़ारों की बेहुरमती नहीं होती। बड़ी बड़ी रूहानी और दीनी शख्सियात के और इल्मी शख्सियात के बुजुर्गों के मज़ार पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी है, दुनिया के कई ममालिक में हैं। वहां पे तो लोग इससे भी बुलंद आवाज में नारेबाजी करते हैं, और नारे के बगैर तो लोग मज़ारों में जाते ही नहीं है। तो नारेबाजी का मतलब कतन किसी की बेहुरमती नहीं होती। और हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के हवाले से जो सियासी खेल खेलने की कोशिश की गई है, मेरे नज़दीक वो बैकफायर कर गया, वो खेल चौपट हो गया, वो साजिश नाकाम हो गई है। जिनका ख्याल ये था कि कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह के नाम पर जज्बाती हो जाएगी और इन पर तू करेगी, लेकिन ये तो उल्टा काम हो गया। वो सारे चीटे वापस उनके अपने दामन पर पड़ रहे तो चीखें निकल रही है। अब सवाल ये कि लोग अगर बाबाए कौम के सामने जाकर फरियाद नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अब मुखालफिन को तो आप ये कहते हैं कानून का एहतराम करो, लेकिन खुद कानून पर अमल करते हुए कितनी तकलीफ हो रही है। सिंध पुलिस और इसके IG का खाली ये मसला नहीं है, मसला उस अंधे राज का है। यानी ये कौन सा मुल्क है जहां पे अंधेर नगरी और चौपट राज की तारीफें की जा रही हैं? क्या किसी गलत अमल की इस बात पर सताइश करना कि इसका तल्लुक सिर्फ आपके जज्बात और एहसासात से है, ये कानूनी कैसे हो गया? शर्म तो उन लोगों को आना चाहिए जो इस मसले पर ऐसे दलाइल दे रहे हैं जैसे अगर ये वाकया ना होता तो पाकिस्तान का GDP 6% हो चुका होता। इस मुल्क में असल मसला हुकूमतों की नलायकी है, सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है। माजी में भी जो हुकूमतें रही है वो इसी तरह कंप्रोमाइज के जाल में खुद को फंसा लेती है और फिर मक्खी की तरह मकड़ी के जाल में इस तरह फंसती है कि रुसवा होकर ही निकलती है। तो ये जो कराची वाला वाकया है, इस पे एक सेगमेंट ऑफ लाइफ, एक नया स्कूल ऑफ थॉट, वो जो आगे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ IG सिंध को अगवा कर लिया गया। अब वो लोग जो IG सिंध को अगवा करने वालों को शाबाश दे रहे हैं, उन्हें मुबारकबादें दे रहे हैं, या ये कह रहे हैं जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो कोई अकल को हाथ मारे, कोई लॉजिक की बात करे। अगर इस तरह करना है तो फिर ये जो बाद में आप इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि इदारे अपनी हदूद में नहीं रहते और इदारे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते, फिर ये सवाल भी ना उठाया करें। यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। नदीम अफजल चंद वज़ीर-ए-आज़म के मावन खसूसी हैं, वन ऑफ मावन खसूसी, काफ़ी मावन खसूसी हैं, उनमें से एक नदीम अफजल चंद भी हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं सारे मामले के ऊपर। ऑनेस्टली जवाब दें। जी। इन्होंने जो कुछ किया गलत किया, ठीक है? नहीं, गलत किया। आप इनको सजा क्यों नहीं हुई फिर? मेरा सवाल सिर्फ जबानी कह देना, अहमद मीर सिर्फ कह दे गलत किया इतने में काफी तो नहीं है। तो सुन लेना चंद जी, ये जो आटा चीनी गंदम महंगा हो रहा है, इसमें क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये आपने अपनी गंदम और अपनी चीनी को एक्सपोर्ट किया, और इसलिए किया कि आपकी काबीना को, आपके वजीर आजम को, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने गलत फिगर्स दी। वो ब्यूरोक्रेसी ने गलत फिगर्स जो दी, उसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। नहीं, देखें, क्राइसिस एक लंबा चलता रहा है, उसकी जिम्मेदारी है जो गलत फिगर दी है उसकी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। और आज की ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार, जिसको इमरान खान ने लगाया हुआ है। नहीं, जिसको सूबाई हुकूमतों ने भी लगाया हुआ है। ये प्रोविंशियल इशू है टोटल। तो अगर आप सूबे के अगर कोई सेक्रेटरीज या कोई कमिश्नर या कोई चारों सूबों के, सिंध भी आता है उसमें, सिंध में तो इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। चंद जी, अगर मेरी बात, अगर सिंध ने प्रिकोरमेंट नहीं की गंदम की, सिंध ने रिलीजेस ना की हो, या सिंध से स्मगलिंग हुई, या उसकी जिम्मेदारी आप इमरान खान पे नहीं डाल सकते। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी की के ब्लंडर्स और उसकी गलतियों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई होती है, और जो मुख्तारा है उसका घर का किचन सही तरीके से नहीं चल रहा, तो उसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है या आप हैं? देखें, हम सारी पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है। हाँ, ये बात मैं आपको बताता हूँ, ना किसी दौर में भी ब्यूरोक्रेसी में प्रॉपर जिस तरह में रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी हम नहीं कर सके, ना आज कर पा रहे हैं। सच्ची बात, ये भी जिम्मेदार है, हर दौर के सियासतदान जिम्मेदार है। हम कलेक्टिव उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्शन क्यों नहीं लेते आप? हम कमजोर हैं। ओए होए, देखिए, ये बात बहुत से लोग कह रहे हैं कि हुकूमत कमजोर है और इस कमजोरी का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। जिसका जी चाहता है कीमतों में इजाफा कर देता है, जिसका जी चाहता है जहीरांदोजी करके चीजें मार्केट से गायब कर देता है। ना उसे को पूछने वाला है, ना किसी का ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है, ना अवाम से लूट मार करने वालों पर किसी का कंट्रोल है। लेकिन जब बात सियासी मुखालफिन की आती है तो एकदम पहलवान बन जाते हैं, एकदम मोहम्मद अली किले, सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी नहीं छड़ांगे, अंदर कर देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। ये सारा जोर जो है ये सियासी जमातों पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये सारा जोर हुकूमतें माफिया पे लगाए, उन लोगों पे लगाए जो आटा और चीनी महंगा कर रहे हैं, जो लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं, उन पर नहीं इस्तेमाल हो रहा। सारी ताकतें सिर्फ सियासी जमातों पर इस्तेमाल करने के लिए और इक़्तिदार की हिफाजत के लिए। महंगाई का मलबा पिछली हुकूमत पे डाल दो, महंगाई वो भी साबकीन पे डाल दो। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ये भी जुम्मा पिछली हुकूमतों का है। तो बंदा पूछे कि तुसी की लेन आए हो? अगर ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल नहीं कर सकते, हुकूमत चलाने की समझ बूझ नहीं है, तो इस बात की सजा खुदा के लिए अवाम को क्यों दे रहे हैं? खुद मान रहे हैं कि हम कमजोर हैं जी। तो जमहूरियत का मतलब यह नहीं होता कि आप अवाम के सरों पर जबरदस्ती बैठे रहे और उनके सरों पर मुसल्लत होकर उन्हें रिलीफ देने की बजाय मुसलसल अजियत देते रहे। हर रोजाना सुबह उठो तो हर चीज के दाम बड़े होते हैं, किराए भी बड़े होते हैं, कपड़े महंगे, हर चीज, इवन बच्चों के स्कूलों की फीसें। तो हर मामले में लोगों को अजियत मिल रही है, रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा। अब लोग तो इस बात पर हैरान है कि जो लोग ये बात मानते हैं कि उनसे कुछ होता नहीं है, इंतजामी अमूर पर कोई गिरफ्त नहीं है, मामला चल नहीं रहे, वो कमजोर है, जैसे नदीम अफजल चंद कह रहे हैं। इसके बावजूद उसी हुकूमत का दूसरा ऐसा कामयाबियों का डंके बजा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी हमारे रेमिटेंस बढ़ रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, क्योंकि लोग जो बाहर काम करने गए पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं और पहले से ज्यादा भेज रहे हैं। भाई पहले से ज्यादा कमाई कर रहे होंगे तो भेज रहे होंगे, इसमें हुकूमत का क्या कारनामा है? हुकूमत की क्या कामयाबी है? काम कोई करे, पैसा कोई कमाए, भेजना तो उसने अपने पिछलों को ही है ना, पाकिस्तानी भेजना है जिसके लिए कमाने के लिए गए। तो इसको भी अपनी कामयाबी का बड़ी कामयाबी, क्या ये हुकूमत की कामयाबी है कि रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है? और कितना को हो रहा है? चंद मिलियन डॉलर, यानी अभी टोटल मिला के कहते हैं 6-7 अरब डॉलर हमारे पास हो गया है। भाई 19, 20, 25 अरब डॉलर रेमिटेंस आता रहा है इस मुल्क के अंदर। तो इस पे कामयाबी के डंके बजाए जा रहे हैं, यानी पैसा कहीं से भी आए, अतियात मिले, चंदा मिले, रेमिटेंस मिले,
तो उसको कामयाबी समझते। तो और अगर इसी को कामयाबी समझ लिया गया है तो फिर बाकी काम क्या करेंगे। बाकी वजीर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन की तहरीक के हवाले से, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। मकसद देखें ना, सच्ची बात यह है कि जुबैर साहब तो हैं, ऑनरेबल आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, वो तो ऐसे ही फंस गए हैं ना सारे खेल में। एक्चुअली देखें, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ, ना कोई जमहूरियत का इस तहरीक से कोई ताल्लुक है, ना सिविल सुप्रीमेसी का इस तहरीक से कोई ताल्लुक है, ना ही इसका कोई आइन और कानून से इस तहरीक का कोई ताल्लुक है। इस तहरीक का ताल्लुक जो खुद मरियम नवाज जज ने, जैसे आपने अभी जो क्लिप सुनाया, इसका ताल्लुक इस बात से है कि जब शहबाज शरीफ साहब डील करने में नाकाम हो गए तो हमने कहा कि नहीं, हम टेक ऑन करते हैं, और उसके बाद हम टेक ऑन करने के बाद दोबारा डील की कोशिश तो ये टेक ऑन करके मुज़ाकरात का रास्ता खुल रहा है। डील की कोशिश है, मुज़ाकरात तो जरा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है ना। बेसिकली तो ये चाहते हैं कि, और 8 केसेस के ऊपर किसी को फिक्र नहीं है राना सनाउल्लाह के केस की, किसी का प्रॉब्लम नहीं है एहसन इकबाल का केस, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह, वो बात ही नहीं, वो तो नहीं, बात ही नहीं, उनका नहीं, जो मर्जी करो को मतलब सिर्फ है कि ये जो हमारे 8 लीडरशिप के केसेस है ना, ये आप किसी तरीके से इनको छोड़ने की कर लें। इसमें आप, और इसके ऊपर हमारा मौका बड़ा सिंपल है, हम आपको जेल में नहीं रखना चाहते, प्ली बार्गेन कर लें, पैसे दें, पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, आप वापस करें, अपनी मौज मस्ती करें, चाहे जहां मर्जी जाएं, और कानून में भी प्रोविजन है। ये कहते हैं कि हमने पैसे भी नहीं देने, जेल भी नहीं जाना, और इसके ऊपर आप हमें रिलीफ दें। झगड़ा एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि मुकदमात से उनका कोई लेना देना नहीं, ना उन्होंने मुकदमात बनाए, ना उनका कोई ताल्लुक है, मुकदमात पिछली हुकूमतों ने बनाए, अब वो भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ ये फरमाते हैं कि डील की कोशिश की जा रही है, यानी ये अपोजिशन ने जितनी तहरीक चलाई हुई है ये चंद मुकदमात को ख़त्म करने के लिए। तो मामला इतना सादा नहीं जितना वफाकी वजीर बयान कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को बिल्कुल सादा बना के पेश किया जाए कि ये कुछ भी नहीं है, ये अपोजिशन निकली इसलिए है कि चंद एक मुकदमात हैं और वो ख़त्म कराना है। भाई चंद एक मुकदमात ही अगर ख़त्म कराना हो तो ये काम करने के और बहुत से तरीके हैं, इसके लिए कोई जेल नहीं जाता। नवाज शरीफ अगर लंदन से आकर जेल गए थे तो सिर्फ इसलिए जेल नहीं गए थे कि उन्होंने मुकदमात ख़त्म कराने थे, मरियम नवाज ने जेल क्यों काटी। और अगर नवाज शरीफ की अपील लगी हुई थी और वो अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जानी थी, यानी सजा की मुअत्तली की, तो वो बाहर खुद नहीं गए, उन्हें भी हुकूमत ने भेजा। तो बात एहतसाब की है। नैब ने अभी तक किसी केस को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया, क्योंकि इन्हें पता है कि नैब किसी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं सकता। अब नवाज शरीफ अकेले नहीं निकले हुए, पाकिस्तान की 11 सियासी जमातें अपोजिशन की तहरीक में शामिल हैं और सारी बड़ी बड़ी जमातें हैं, सबका वोट बैंक है। इसमें छोटी मोटी सूबाई जमातें छोड़ दें तो जो बड़ी मेन स्ट्रीम की जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF, ये तो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। उसके बाद ANP वो रूल कर चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये सारी बड़ी सियासी जमातें इकट्ठी होकर निकली हुई। तो असल मामला ये है कि हुकूमत ने जो जो लोगों से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सके। अवाम बदतरीन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब अवाम की तवज्जो माशी मसाइल से हटाने के लिए एक बार फिर नवाज शरीफ का विरोध शुरू कर दिया गया। यानी जो काम करने का था, जिसके लिए हुकूमत को वक्त दिया गया, 2 साल तक कोई अपोजिशन नहीं थी। खुद सब मानते हैं कि खान साहब को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता कि खान साहब की तो अपोजिशन नहीं थी। लोग तो अपोजिशन को पे बैशिंग कर रहे थे कि वो किधर गए। 1 साल तक तो नवाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया या मरियम नवाज नहीं बोली, उस पर भी अब एतराज किया जाता है ये बोले क्यों नहीं। भाई आपको वक्त मिल रहा था, आप हुकूमत करते, गवर्नेंस करते, लोगों के मसाइल हल करते। तो ना मसाइल हल कर सके, ना वो जो वादे किए थे लोगों से वो पूरे कर सके। तो अब अगर अपोजिशन बाहर निकल आई है तो इन्हें यूं लगता है कि अब भी डील के लिए निकले। डील करनी हो तो डील कौन किससे करता है और डील करने के तरीकेकार क्या है वो चॉइस सबको अच्छी तरह पता है। तो ये मामला इतना आसान नहीं, और ना ये मामला अब, ना ये थ्योरी अब लोग बाय करते हैं कि अपोजिशन शायद मुकदमात खत्म कराने के लिए निकली है। मुकदमात के हवाले से और एहतसाब के हवाले से तो लोगों को यकीन हो गया कि ये 1 साइडेड ट्रैफिक है, यानी एहतसाब का मामला एक तरफा है। नैब जो कुछ कर रहा है वो 1 साइडेड 1 वे ट्रैफिक चला रहा है। तो इस बात पे किसी को यकीन नहीं है। वो मुकदमात वैसे भी आज नहीं, कल नहीं, परसों वैसे खत्म हो जाने हैं। दूसरी बात ये, हुकूमत खुद मुकदमात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रही,
उसकी वजह यह कि उसको बगैर ही अगर जेल में रखना है, यानी बगैर मुकदमा चलाए, बगैर रेफरेंस किए लोगों को अगर कैद में रखा जा सकता है, तो यही सजा उनके नजदीक काफी है। मीर शकील रहमान का एक छोटा सा मुकदमा है, लेकिन वो कब से कैद है, और बहुत से लोग हैं, शहबाज शरीफ को उठा के बंद किया, हमजा शहबाज कब से कैद है। तो जितनी सजा देनी है वो बगैर किसी मुकदमा साबित किए, कोई जुर्म साबित किए बगैर ही अगर आप नैब की हिरासत में रख के दे सकते तो वो दी जा रही है। तो ये सारा एहतसाब, तो एहतसाब की जब बात होगी तो इसी तरह की सिचुएशन सामने आएगी। असल मसला जो है इस वक्त अवाम जो है वो बुरी तरह महंगाई की दलदल में फंसे हुए हैं, और वो कहते हैं ना कि अंदर से लावा उबल रहा है। तो इस वक्त अगर लोगों को मिसडायरेक्ट छोड़ दिया गया, ये जो सियासी जमातें होती है अपोजिशन में हो या कहीं भी हो, वो अवाम का मूड और मजाज देखकर अपनी तरीके तय करती है। तो उस वक्त अगर अपोजिशन ने ये स्टांस लिया, बाहर निकली है, तो उसे अवाम के मूड और मजाज का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है। और ये एक पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी हिकमत अमली होती है कि जब आप ये जो हजूम होता है ना, लोग जब बाहर निकलते हैं, जब एंगर होता है, अगर उनको लीडरशिप ना मिले तो ये बहुत ही ज्यादा तोड़ खराबी कर सकता है। लेकिन सियासी जमातें इस एंगर को कंट्रोल करने के लिए मैदान में आती हैं और उनको एक सिम देती हैं, एक डायरेक्शन देती हैं, एक कंट्रोल्ड जो है वो एजिटेशन होता है। तो इस वक्त एक कंट्रोल्ड एजिटेशन हो रहा है। दर इस वक्त से जब ये एजिटेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और इनकी रहनुमाई करने के लिए कोई सियासी जमातें नहीं होंगी। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ में वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्ज़मान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया। एहतसाब अदालत से मुल्ज़मान के ट्रायल में ताखीर की वजूहात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टर फूड पंजाब अजमल की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने नैब मुल्ज़मान की तवील हिरासत का नोटिस लेते हुए रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में मुल्ज़मान को तवील अरसे हिरासत में रखना ना इंसाफी है। मुल्ज़मान के मुआशरे या ट्रायल पर असरदार होने का खतरा हो तो ही उन्हें गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद और फौजदारी और व्हाइट कॉलर क्राइम के मुल्ज़मान में फर्क करना होगा। नैब मुल्ज़मान की कंडक्ट को कंट्रोल कर सकता है। अदालत ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात मांगते हुए ये पूछा कि आमतौर पर नैब मुकदमात में ताखीर क्यों होती है, ये बताया जाए। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के अलावा और भी ऑप्शन हैं, और भी तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनका पासपोर्ट, उनके बैंक अकाउंट और जायदादों को कंट्रोल किया जा सकता है। मुल्ज़म के वकील आबद साकी ने अदालत को बताया कि नैब कहती है उसके पास 80 रेफरेंस है। अगस्त 2020 में मुल्ज़म पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्ज़म 14 माह से नैब हिरासत में है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, अगर 80 मुकदमात हैं तो फिर इस केस की बारी कब आएगी? तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब किसी रेफरेंस में ताखीर नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ ताखीर होने की बुनियाद पर अगर जमानतें दी जाने लगी तो फिर हर मुल्ज़म जमानत मांगेगा। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया है, उस फैसले पर अमल करे, रोजाना की बुनियाद पर केसों की समाअत करे। अगर नैब को रोजाना की बुनियाद पर समाअत पर एतराज है तो नजर सानी की दरखास्त दायर करे। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के फैसले पर खुश है। नैब भी चाहता है मुकदमा जल्द खत्म होंगे। इसके अलावा एक और अहम मुकदमे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए दायर नैब की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई और समाअत के लिए 27 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बशीर आलम की सरबराही में बेंच 27 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला था, जो हाई कोर्ट के हुक्म पर ECL से निकाल दिया गया, जिसके बाद नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। नैब लाहौर के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है। शहबाज शरीफ ने अपने फ्रंटमैन, मुलाजमीन और मनी चेंजर के जरिए अरबों रुपए के असासे भी बनाए। पिछले दिनों एहतसाब अदालत ने नैब को शहबाज शरीफ का मजीद रिमांड देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ जुडिशल रिमांड पर जेल में है।
और सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में खाने पीने की अशिया में 1% से जायद इजाफा हो गया। इदारा बराए शुमारियत पाकिस्तान ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.45% इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में 1% से जायद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियत के मुताबिक 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन की औसत कीमत में 26 रुपये 44 पैसे और अंडे की फी दर्जन कीमत में 9 रुपये 25 पैसे इजाफा हुआ। जबकि जरा ये कहते हैं कि अगले माह से गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। गैस की शॉर्टेज भी मुतवक्को है और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो। और वफाकी वजीर फैसल वाडा ने असासे और दूसरी शादी छुपाई। स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबर कौमी असम्बली और पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा की नाअहली के लिए दरखास्त जमा करा दी गई। वफाकी वजीर बराए आबी और वसाइल फैसल वाडा को नाअहल करार देने के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर को एक दरखास्त जमा कराई गई है। सीनियर कानूनदार कामरान मुर्तजा की वसातत से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जमा कराई जाने वाली दरखास्त में कहा गया है कि वफाकी वजीर फैसल वाडा ने अपने असासे और शहरियत छुपाई। दरखास्त में कहा गया है कि फैसल वाडा ने लंदन में 9 कीमती जायदादें छुपाई। फैसल वाडा ने अपने असासों और कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त ये असासे जाहिर नहीं किए गए। और यह भी कहा गया है कि वफाकी वजीर ने अपनी दूसरी शादी भी जाहिर नहीं की। आइन के आर्टिकल 63 के शिक नंबर 2 के तहत फैसल वाडा को नाअहल करार दिया जाए। सीनियर कानूनदान की वसातत से जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया है कि झूठा बयान खल्फी जमा कराने की वजह से फैसल वाडा सादक और अमीन नहीं रहे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लक केस इलेक्शन कमीशन में भी ज़ेर समाअत है। तो वफाकी वजीर फैसल वाडा के हवाले से एक दरखास्त आज कौमी असम्बली के स्पीकर को जमा कराई गई है और एक इलेक्शन कमीशन में मामला ज़ेर समाअत है। तो जिससे लगता है कि जनाब वफाकी वजीर फैसल वाडा की मुश्किलात बढ़ रही। इसके अलावा कराची का जो पिछले दिनों वाक़या हुआ उसके हवाले से भी कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश है और कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि कराची वाले वाक़े में 2 फेडरल मिनिस्टर और गवर्नर सिंध जो है उनके नाम आ रहे हैं और उनमें से तीनों या फिर इनमें से कुछ लोग जो है उनको उनके ओहदों से हटाया जा सकता है। और चूंकि ये मामला फैसल वाडा का वैसे भी संजीदा होता जा रहा है तो सबसे ज़्यादा खतरे में फैसल वाडा है। और इसके अलावा सिंध से एक वजीर, कराची के एक और वजीर है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फ़ोन किया था कि मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मुकदमा दर्ज ना कराने पर धमकियाँ उनकी तरफ से आई। वो आजकल खुद को कायदा उनका सिपाही भी कह रहे हैं। तो उनका भी नाम है कि जी उनको भी उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। लेकिन चूंकि खबरें ज़ेर गर्दिश तो आपके साथ शेयर कर ली है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों और तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।